फ्री लिविंग मतलब they are not dependent on others. I told you. ठीक है, वो solitary exist कर सकते हैं. They could be endoparasite and they could be endosymbionts. एक बात और बता देती हूँ. कल मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या मरीन वाटर में रह सकते हैं. आंसर देना जरा आप मुझे, मैं पूछूंगी आपसे. मैंने कल आपको क्या बताया था कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म या जो कि मरीन में रहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके पास प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से बताइए, कॉन्ट्रैक्टाइल किसके पास प्रेजेंट होते हैं? जो फ्रेश वाटर में रहेंगे कि जो मरीन में रहेंगे? मरीन वाले बताए थे मैंने बेटा काजल. ओके, फ्रेश वाटर, राइट. तो काजल बच्चे लेक्चर नहीं पढ़ा आप लोगों ने कल का? फ्रेश वाटर, साक्षी गुड, कुसुम, अंजलि वेरी गुड. So those organisms which live in a fresh water they have one property of contractile vacuole. इसी तरीके से मैंने आप लोगों से एक और चीज भी पूछी थी कि रेस्पिरेशन मैंने आपसे पूछा था कि जो ऑर्गेनिजम्स तो फ्री लिविंग होंगे they will respire aerobically and the endoparasites which are present in our body tapeworm, liver fluke वो किस तरह की रेस्पिरेशन शो करते हैं? They show anaerobic respiration. तो मैंने आपको क्या टर्म बताई थी? anaerobic respiration. बेटा मैंने आपको ये दोनों चीजें रिमेम्बर इसलिए करवाई क्योंकि जब मैं इसके पॉइंट्स सिखाऊंगी तो आप मुझे बताओगे कि एंडोपैरासाइट की रेस्पिरेशन किस तरह की होती है. आप ही मुझे ये बताओगे कि ऑस्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, फ्रेश वाटर की मरीन वाले में. तो ये सब चीजें आप लोगों ने भूलनी नहीं है. अभी से आप लोगों को इन चीजों को याद करना है जी. ओके बेटा, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखती हूँ फिर मैंने भी आपको जो है प्रोनाउंस करके बता दिया है. मैंने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मैंने भी लिखा है सिंपल कि दे आर एसेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरे पॉइंट पे हैबिटेट लिखा है कि दे आर फ्री लिविंग, दे आर एंडोपैरासाइट और एंडोसिम्बायोन्ट्स. एंडोसिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं? जो किसी बॉडी में ऑर्गेनिज्म की रहते हैं होस्ट के साथ और होस्ट को ही हार्म नहीं पहुंचाते. एंडोपैरासाइट होंगे वो भी होस्ट में रहते हैं तो वो पैरासिटिक है होस्ट के लिए, उसके लिए नुकसानदायक है. बट एंडोसिम्बायोन्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म या होस्ट के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. दे बेनिफिट द host is benefited by the organism and organism is also benefited by the host. So they could be endosymbionts. Okay, चलिए आगे बात करते हैं. हम बात करेंगे अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके. बॉडी स्ट्रक्चर अब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगी तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट body structure is basically if you talk about protozoans so they show multi kinds of shapes. Okay, कोई fixed shape नहीं है उनकी कि ऐसा ही होगा, मतलब they show multi diversity in the shape and also they have a very important body feature that is of contractile vacuole. तो भी हम हमने डिस्कस भी किया कि they also have contractile vacuoles. Okay, and contractile vacuoles का function again क्या है? Osmoregulation.
presence of fresh water protozoans. वो protozoan जो fresh water में मिलेंगे, only those protozoans show this property of contractile vacuoles, यानी property of osmoregulation. Next बात करेंगे इनकी nutrition. So we'll talk about the nutrition. So about their nutrition, they could be of three types. Number one, अब पहला न्यूट्रिशन का टाइप आप जो जानते होंगे प्रोटोजोन्स के बारे में, तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं. हॉलोजोइक, हॉलोजोइक का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो विद इन द बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, मतलब फूड जो है वो विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट होगा. ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे. तो complex food is taken and it is converted into simpler form for digestion. Okay, so holozoic mode of nutrition. Next is saprobic mode of nutrition. Saprobic mode of nutrition का मतलब कि body the food will digest outside the body. तो बॉडी के बाहर फूड डाइजेस्ट होगा और then food is uptaken by the organism. So outside the body, saprobic type of nutrition. And last, very important, that is parasitic. यानी होस्ट की बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएंगे. इनके लिए मैं एक फ्रेज यूज करती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. ठीक है, यानी जिसकी ये बॉडी में रहते हैं उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ये नुकसान पहुंचाते हैं. आपको पता ही होगा कई सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जब अगर आप किसी भी तरीके से गंदा पानी पी लो, ठीक है, या आपने बाहर का कोई ऐसी चीज खा ली, स्ट्रीट फूड जो कि हाइजीनिक नहीं थी, है ना, गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं, उसमें हाथ डुबा के वो अपना हाथ डुबाते हैं, उसमें कई तरह की बीमारियां आपको उस फूड से लग सकती हैं. वो जो चीजें हैं बेटा, ये आपको डाइसेंट्री कॉज कर सकती हैं, आपको लूज मोशन लग सकती है ये सब खाने के बाद, और वो सब पैरासिटिक प्रॉब्लम्स होती हैं. फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको बाहर का खाना खा के. तो क्या हुआ, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी की बॉडी में फीड करते हैं और आपकी की बॉडी से उनको खाना मिल रहा है और आपकी की बॉडी को ये खोखला कर देते हैं. इनमें इस तरह की नेचर होती है, पैरासिटिक इन नेचर. नेक्स्ट हम बात करेंगे holozoic nutrition. Yes, I'll discuss it with you. Okay. Yes, holozoic mode of nutrition is basically when the food, देखो जो हम लोगों ने बात किया saprobic mode of nutrition, ठीक है, एक हमने ये holozoic ये वाला है टर्म, ठीक है ना. saprobic का मतलब था ऑलरेडी फूड डाइजेस्टेड फॉर्म में एब्सॉर्ब किया गया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट holozoic. holozoic का मतलब the food is taken inside the body of the organism in the form of complex form. आपने रोटी खाई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स थे, आपने उनको उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपना इंटेक किया. धीरे धीरे करते करते बॉडी के एंजाइम ने उनको ब्रेक डाउन करके जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. प्रोटीन्स बन गए अमीनो एसिड्स, जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए वो बन गई शुगर्स, ग्लूकोज, और जो आप लोगों ने फैट्स खाए वो बन गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स. तो वो उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किसमें कन्वर्जन हो गया, सिंपलर फॉर्म में. And these simpler forms are then utilized by the host body for energy production. That is what is called the holozoic mode of nutrition. Okay, so the food is digested within the body of the organism, and this is outside the body of the organism, and then the simple food is uptaken by the organism. Parasitic depends upon the host. All right, clear to you? Shall we discuss the next point? ये आप बताओगे, अभी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है. This is about respiration. So, if you talk about the respiration,
तो रेस्पिरेशन दोनों टाइप की है इसके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर. दे कुड बी एनारोबिक or they could be aerobic. Anaerobic organisms are basically those organisms which are free living. Anaerobic organisms, sorry, not anaerobic. Anaerobic तो हमारे body की parasites हो गए. Aerobic. तो aerobic organisms are free living. Free living. And those who are anaerobic, मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो या तो एंडोपैरासाइट होंगे या एंडोसिम्बायोट्स होंगे. तो एंडोपैरासाइट या फिर एंडोसिम्बायोट्स जो होस्ट की बॉडी में रहेंगे. तो ये दोनों शो करेंगे किस टाइप की नेचर. दे विल शो एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. So these are the points about the respiration जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया. रेस्पिरेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे about the circulation. ठीक है. The next point is of circulation. Circulation of the food. So now how circulation of the food takes place. So I told you कि जो ये organisms होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इफ यू रिमेम्बर हमने जब वो पढ़े थे मोनेरा, तो मैंने मोनेरा में आप लोगों के साथ एक टर्म डिस्कस की थी और वो टर्म थी साइक्लोसिस. किस बच्चे को याद है? वो रेज कर दो हैंड. मैंने ये टर्म डिस्कस की थी जो मैंने मोनेरा पढ़ाया था साइक्लोसिस के बारे में. किस किस बच्चे ने ये टर्म सुनी थी बेटा उस टाइम? क्या बताया था मैंने साइक्लोसिस के बारे में? जो साइटोप्लाज्म होता है ना ऑफ मोनेरा, वो स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता. और यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक होते हैं उनका साइटोप्लाज्म स्टैटिक नहीं होता. दे शो स्ट्रिंगिंग मूवमेंट. तो अब ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? दीज आर अगेन यूकैरियोट्स. If they are eukaryote means that they don't have a static type of cytoplasm. The cytoplasm show movements, and with the cytoplasmic movement or the process of cyclosis, they show circulation of food, they show circulation of the oxygen or for those who are aerobic, and circulation of water also. So circulation is done by the process of cyclosis. और इसको हम अगर शॉर्ट में बात करें तो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिंग. ऐसे ऑर्गेनिज्म ये खाना खाते हैं. वेरी गुड. आप लोगों को याद जब होता है ना तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से खुशी होती है कि आप लोगों ने मुझे सही आंसर दिया. इसका ये मतलब होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने बहुत अच्छे से समझ आया भी आपको, और आप लोगों को उसका रिप्लाई जब आप देते हो तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं आप लोग समझदार बच्चे हो और कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाओगे. ठीक है. सो कीप ऑन गिविंग द राइट आंसर्स. अगर आपको राइट नहीं पता, यू हैव अ डाउट, अगर आपको लगता है अपने हिसाब से आप राइट हो, यू हैव टू आंसर. अगर आप करोगे नहीं आंसर तक आपको अपने गलत पॉइंट कहां मिस्टेक कर रहे हो वो नहीं समझ आएगा. आप खुद गिव आंसर्स. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन. सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी. तो मेन जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स है ये अमोनोटैलिक होते हैं. तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं अमोनोटैलिक है, वो अमोनिया निकालना चाहते हैं अपनी
बॉडी से. They are ammoniotelic and they remove ammonia. ठीक है, they are ammoniotelic and they remove ammonia ions. NH3 की फॉर्म में, NH4 प्लस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये अमोनिया अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं. इनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिमूविंग अमोनिया. तो मोस्टली आपको पता ही है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फ्री लिविंग है. तो फ्री लिविंग ये मोस्टली किस कंडीशन में होते हैं? इन दी वाटर. फ्री लिविंग इन दी वाटर, पानी के अंदर ही रहते हैं ये. तो पानी के अंदर रहते हैं तो दे आर living in the water because they remove ammonia. तो ammonia ये कैसे remove करते हैं? They show removal of ammonia by the mechanism of diffusion. Simple diffusion. Simple diffusion. Simple diffusion के थ्रू ये ammonia को बाहर निकालते हैं. अच्छा, एक और चीज, अभी मैंने आपके साथ एक टर्म डिस्कस की थी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल का जो मेन फंक्शन होता है वैक्यूल का, दैट इज द फर्स्ट और द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज टू डू द ऑस्मोरेगुलेशन. बट इसका दूसरा रोल जो है, सेकेंडरी रोल जो है, वो एक्सक्रीशन में भी. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन ही नहीं करता, ये कभी कभार, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स की एक्सक्रीशन में भी मदद करता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरा मैकेनिज्म जो है तो ये एक्सक्रीशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. बट व्हाट आई टोल्ड यू कि इनका सबसे मेजर फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन. इसलिए कभी भी अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आप कभी भी एक्सक्रीशन टिक नहीं करोगे. ठीक है, अगर आपको एक ऑप्शन टिक करने को आया, यू विल ऑलवेज मार्क ऑस्मोरेगुलेशन. हाँ, बट अगर आपको ऐसा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन, नंबर 3 A and B and D blah blah blah, तो आप जो है तब A और B टिक करोगे जब आपको दोनों फंक्शन के बारे में भी ऑप्शन आ रखा है. सो सेकेंडरी रोल है इसका एक्सक्रीशन के अंदर, मेन रोल इसका ऑस्मोरेगुलेशन. इतनी बात आपको समझ आ गई. नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं. एक्सक्रीशन के बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन. चलिए, सबसे बुरा पार्ट जो मुझे लगता है वो है बोर्ड रब करना. जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बोर्ड रब करना. ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया ना? रब कर देती हूँ. आप लोग लिखते थोड़ी ना है, आप लोग तो सीधा काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, है ना? कौन लिखे रखना बैठ के सोचते हो आप लोग. बच्चे भी टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं, साक्षी बच्चा नहीं, ऐसा नहीं है. वो बोल रही है कि मैं लिखती हूँ, इसका मतलब शी सेड नो मैम, सारा लिखते हैं मैम. चलो अच्छी बात है, अगर आप लिखते हो तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती है लिखने से. और स्क्रीनशॉट लेने से, कितने स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, है ना? क्लास में कितना कंटेंट पढ़ा दिया, आप हर एक चीज के स्क्रीनशॉट थोड़ा लेते रहोगे. जब लोगे तो फिर आगे पीछे हो गया स्क्रीनशॉट, तो फिर क्या फायदा. अब पेपर में कौन सा मोबाइल फोन लेके जाएंगे आप? पेपर से पहले स्टडी करोगे तो किताब में लिखा होगा तभी तो पढ़ पाओगे. ठीक है, तो चलिए गुड, अच्छी बात है अगर आप लोग लिखते हो. चलिए आगे बात करते हैं. आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हुआ रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन कैसे होती है?
रिप्रोडक्शन के पॉइंट पे, तो बेटा ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आई टेल यू, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन या नंबर 2 हम कह सकते हैं मल्टीपल फिजन। ये तो बाइनरी फिजन शो करेंगे या तो ये मल्टीपल फिजन शो करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये शो करते हैं नंबर 1 सिंग्यानी, सिंग्यानी, या फिर नंबर 2 कॉन्जुगेशन। These are the reproductive मतलब की methods of protozoans. Next is about the very important or very unique feature of the division protozoa. ये फीचर जो है इसको हम लिखेंगे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म क्या मतलब है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का ये मतलब है कि जो आपके प्रोटोजोन्स होते हैं ना, उनके पास जो है वो 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हो सकते हैं, 3 तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं। नंबर 1, it is possible that the organism only contain a single nucleus, एक ही न्यूक्लियस हो, जैसे अमीबा के अंदर। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लियस, but all nucleuses are similar. All nucleus are similar मतलब साइज, शेप, नेचर सारे जो है न्यूक्लियस का सेम हो। और ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिसिमिलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज हो, मल्टी न्यूक्लियस हो बट डिसिमिलर हो। डिसिमिलर पैरामीशियम में ऐसा कंडीशन होती है, एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस होता है और एक छोटे साइज का न्यूक्लियस होता है। एक को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, है ना, वो जेनेटिक मटेरियल में इसका रोल होता है, कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये मदद करता है सेल डिवीजन के, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो अलग टाइप के न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की किस तरह की नेचर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। अच्छा, सिंगल में मैंने एग्जांपल दिया अमीबा का। मल्टी न्यूक्लियस सिमिलर स्ट्रक्चर ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल के तौर पर नोट कर लेना, ओप्लिना। ओप्लिना के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है बट सभी सेम तरह के हैं। और मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लियस डिसिमिलर कंडीशन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ पैरामीशियम। ओके, सो दिस कंडीशन इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। इसके बाद हमारे जनरल फीचर्स खत्म हो गए ऑफ प्रोटोजोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन द केस ऑफ प्रोटोजोन्स। तो हम डिस्कस करेंगे इनकी क्लासेस को, शॉर्ट में डिस्कस करते चले जाएंगे। हाँ, हम क्लासेस जब डिस्कस करते हैं तो मेरा मेन फीचर क्या होता है, मैं क्लासेस के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों, क्योंकि इतना डिटेल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता।
हाँ, पर मैं एक चीज पे बहुत फोकस करती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल्स बहुत दिए होते हैं। उन्होंने क्लासेस नहीं दे रखी पर एग्जांपल दे रखे हैं। मैं क्लासेस के साथ आपको एग्जांपल याद कराने की कोशिश करूंगी और इसका टेस्ट मैं आपका लेक्चर खत्म होने के बाद लूंगी। इसके लिए हम एक काम करेंगे बेटा, आप लोग अपने आप को जो है ट्राई करेंगे कि आप लोग अपनी नोटबुक्स को देखेंगे नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम अनम्यूट करके इसका आंसर दें। आप अपने को अनम्यूट कीजिएगा। मैं आपसे लास्ट में जो भी मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी, क्लासेस पढ़ाऊंगी, जब खत्म हो जाएगा मेरा टॉपिक मैं आपको उससे सवाल पूछूंगी, ठीक है? और आपने बिना देखे ट्राई करना है उस चीज को आंसर करने का। आप अपने को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैं नाम लूंगी आप लोगों का, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और आप फटाफट से उसका आंसर दीजिएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में घुसा के पढ़िएगा। जो एग्जाम्पल्स पे स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है। उसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, और नीट में ही एम्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्लासेस के एग्जाम्पल पे। बहुत चलिए, we'll discuss about the classes of the protozoans. The number one class is zooflagellator. Number one is zooflagellate. इसका दूसरा नाम है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा नाम से पता चल रहा है कि इनके पास ये किस बेसिस पे क्लासेस बनाई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स दे हैव। नाम से पता चल रहा है कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, इनके फ्लैजिला। इनके फ्लैजिला होंगे तो दे बिलोंग्स टू क्लास ज़ूफ्लैजिलेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज सार्कोडीना। सार्कोडीना, सार्कोडीना को हम राइजोपोडा भी बोलते हैं। और पोडा, पोडा से आपको ये पता चल रहा है, पोडा से कि इनके पास कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, दे हैव स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, सार्कोडीना, राइजोपोडा, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट इज स्पोरोजोआ। अब जरा ध्यान से समझना, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ नाम से पता चल रहा है कि स्पोर लाइक है। स्पोर्स के ऊपर कोई भी स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं होते फॉर लोकोमोशन, तो दे लैक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन, दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन। मेस्टिगोफोरा में मैंने बताया कि लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला। मेस्टिगोफोरा में क्योंकि ज़ूफ्लैजिलेटा है तो फ्लैजिला इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलिएटा। सिलिएटा, सिलिएटा नाम से पता चल रहा है कि इनके ऊपर लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, सीलिया। इनके पास प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, इनके पास सीलिया प्रेजेंट है और लोकोमोशंस। तो सिलिएटा, these are the four classes of protozoans. One by one हम each class को डिस्कस करते हैं with their examples. चलिए, नंबर वन हम आज शुरू करेंगे ज़ूफ्लैजिलेट यानी मेस्टिगोफोरा से। तो जो ये मेस्टिगोफोरास हैं, ये किस तरह के होते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोसिम्बायोट्स भी हो सकते हैं। दे कुड बी फ्री लिविंग, they could be endoparasite
they could be endosymbiont. ये तीनों टाइप के नेचर शो कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन जो होता है इनका, न्यूट्रिशन जो होता है इनका वो होता है सेप्रोबिक। सेप्रोबिक मतलब सिंपल फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। फिर न्यूक्लियस इनके पास सिंगल होता है, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। आप इनमें से किसी के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं देखेंगे, एक ही न्यूक्लियस देखेंगे। और रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल होती है। इतने से फीचर हम इसके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास। ओके, सो नंबर 1, Trypanosoma gambiens. Trypanosoma gambiens ये क्या कॉज करती है? इट कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि किस एरिया में प्रेजेंट है, अफ्रीका में प्रेजेंट है, ठीक है। और इट कॉजेस the unconsciousness in the body of humans को बहुत नींद आती है, उनका कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक पड़ जाता है इनका, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक पड़ जाता है इससे क्या होता है, इनको नींद सी आती है और इट कुड बी फेटल आल्सो, इनकी डेथ भी हो सकती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से। तो ये कॉज होती है विद द बाइट ऑफ, इसका जो वेक्टर है यानी गैम्बियंस का जो वेक्टर है, एक वेक्टर जो है यानी किसकी बाइट से होती है, आपको occurs with the bite of CC fly. CC fly. ये CC fly is the vector of Trypanosoma gambiens. इसके काटने से आपको ये बीमारी फैलती है, ठीक है। और ये मतलब ये कैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है? ये सबसे पहले जो है हमारी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ब्लड प्लाज्मा में कैसे जाता है ट्रिपैनोसोमा? आई टेल यू, जब सीसी फ्लाई आपको बाइट करती है तो अपना सलाइवा छोड़ती है, आपके सलाइवा से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा, और ब्लड प्लाज्मा से धीरे-धीरे चला जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और वहां जाके ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मल्टीप्लाई करेगा, इससे आपको जो है अनकॉन्शियसनेस फील होगी, और धीरे-धीरे इम्यून जो आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वीक पड़ता चला जाएगा और आपको नींद आना शुरू होगी, एंड आल्सो कॉजेस डेथ। तो ये है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके की होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, इसमें ये होगी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग का मतलब इस तरीके से
स्पाइरल्सी, ठीक है, मेम्ब्रेन है। और दिस इज दी फ्लैजिला, और फ्लैजिला का ये क्या है, फ्री एंड ऑफ फ्लैजिला, फ्री एंड ऑफ फ्लैजिला, free end of flagella. This is a diagram of Trypanosoma gambians. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं ट्रिपैनोसोमा का ही। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके, ट्रिपैनोसोमा rhodesian, ट्रिपैनोसोमा rhodesian, it causes us Rhodesian sleeping sickness, नाम से पता चला Rhodesian sleeping sickness causes us Rhodesian sleeping sickness. Rhodesian sleeping sickness का क्या मतलब होता है, इधर तो आपको इस जगह पे तो अनकॉन्शियसनेस सी फील होती है, Rhodesian sleeping sickness में आपको जो स्लीप टाइमिंग्स होती है इतने लॉन्ग होते हैं कि इसमें अगर आपको इतनी नींद आती है इसके बाद आपके लिए उठ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। Rhodesian में आपकी पूरी बॉडी बहुत वीक पड़ जाती है, सिर्फ आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वीक नहीं पड़ता, ये पूरी बॉडी को वीक करती है। Rhodesian sleeping sickness ये ज्यादा खतरनाक फॉर्म है तो compared to Trypanosoma gambians से causes Rhodesian sleeping sickness। और जो फैक्टर है, फैक्टर इज सेम, फैक्टर इसका भी सीसी टाइप ही है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज Trypanosoma cruzi, Trypanosoma cruzi ये कॉज करती है बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर Chagas disease, it causes Chagas disease in children, ठीक है। इनमें इनको लीवर इन्फेक्शन होता है Chagas डिजीज में, है ना, उनके लीवर के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से उनके लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है, उनकी स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और बच्चों को बहुत तेज बुखार चढ़ता है, बहुत हाई फीवर चढ़ता है, दिस इज Chagas डिजीज, ठीक है। अब इसकी वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर है ट्राइएटोमिक बग, it's an insect, triatomid bug causes Trypanosoma cruzi to form as Chagas disease, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा इसमें क्या होता है Chagas डिजीज में, लिवर इन्फेक्शन, हाई फीवर, swelling of lymph node, swelling of lymph node, liver infection, high fever, swelling of lymph node, swelling of lymph node। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपने सुना होगा ना, लेशमानिया, लेशमानिया
डोलोवानी, लेशमानिया डोलोवानी, ये कॉज करती है आपको काला अजर। कॉजेस अस काला अजर, जिसको हम डम डम फीवर भी बोलते हैं। डम डम फीवर, काला अजर, डम डम फीवर, लेशमानिया डोलोवानी कॉजेस अस। इसका जो वेक्टर है वो बड़ी सिंपल सी वेक्टर है, सैंड फ्लाई। वेक्टर इज सैंड फ्लाई, ऐसी मक्खी जो कि मिट्टी में रहती है, सैंड फ्लाई। और इनके रिजर्वायर्स जो हैं, रिजर्वायर्स आर कैट एंड डॉग। आप समझ रहे होंगे ये कैट और डॉग क्या है, रिजर्वायर क्या होता है। तो रिजर्वायर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर अगर सैंड फ्लाई इनको बाइट करती है तो इनको जो रिजर्वायर होते हैं उनके अंदर बीमारी उनको नहीं होती। मतलब वो उनके रिजर्वायर है, उनकी बॉडी में ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जब बाइट करेगा इनकी बॉडी में तो ये लेशमानिया और मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई तो करेगा बट इस वाले ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, अगर ये ह्यूमंस की बॉडी में आ जाए, हमारी बॉडी में आ जाए, तो हमारी बॉडी में ये काला अजर और डम डम फीवर कॉज करेगा। तो रिजर्वायर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में अगर लेशमानिया चला भी जाए उन्हें कोई हार्म नहीं होगा। तो लेशमानिया का जो रिजर्वायर है वो कैट और डॉग है, और उसका जो इन्फेक्टेड होस्ट है वो ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर वो काला अजर और डम डम फीवर कॉज करते हैं। वेक्टर इज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, लेशमानिया ट्रॉपिका। लेशमानिया ट्रॉपिका, एक मिनट रुकना बेटा। यस, सो यस, लेशमानिया ट्रॉपिका ये कॉज करती है डेली सोर्स या ओरिएंटल सोर्स। ओरिएंटल सोर्स जख्म हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, हैंड्स पे, फिंगर्स पे, बॉडी पे, सोर्स जख्म हो जाते हैं, पेनफुल, ठीक है। तो इट कॉजेस डेली सोर्स। जो फैक्टर है वो सैंड फ्लाई की है, फैक्टर इज सेम, सैंड फ्लाई, ठीक है। तो वेक्टर मैं लिख ली, तो आप लिख लेना वेक्टर इज सेम, सैंड फ्लाई। और it causes, लिख लेना, it causes wounds, okay, and सोर्स के अंदर एक और चीज होती है बेटा, हल्की हल्की पस बनना शुरू होती है, पस टाइप का अपीयरेंस आती है। तो पस फॉर्मेशन इन हैंड्स एंड फिंगर्स, तो ये इसके अंदर होता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस, नाम से पता चल रहा है, इट कॉजेस infection in the vagina of females,
ठीक है, इट कॉजेस इंफेक्शन इन द वजाइना ऑफ फीमेल्स। इससे क्या होता है, वजाइना से वाइट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, इस कंडीशन को फीमेल्स के अंदर कॉमनली लेमैन की लैंग्वेज में ल्यूकोरिया भी बोला जाता है। फीमेल्स के अंदर इस कंडीशन को ल्यूकोरिया भी बोला जाता है, वाइट डिस्चार्ज। इट कॉजेस विद द बिकॉज ऑफ ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस का डायग्राम कैसा बेटा, इसकी क्या होता है ये, तीन इसमें अपराइटेड फ्लैजिलास होते हैं, एक फ्लैजिला इसमें डाउनवर्ड होते हैं। ओके, तो 3 anterior flagella and 1 posterior flagella. Diagram of Trichomona vaginalis. नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके अंदर बेटा। ये सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी किताबों के अंदर और इस पे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। कुछ नहीं ज्यादा डिटेल पूछते हैं आपसे, मैंने आपको लिखवाया उसी पे पूछते हैं कि क्या कॉज करते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स कोई पूरा पढ़े हो नहीं है, यूनिक नहीं है, सारे पढ़े हुए एग्जांपल्स आपको इसमें आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे Giardia intestinalis. Giardia intestinalis ये कॉज करती है एक बीमारी जिसे बोलते हैं जियार्डियासिस। इट कॉजेस जियार्डियासिस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जियार्डिया इंटेस्टाइनल्स का, इसके क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें होते हैं इस तरीके से फ्लैजिला, इस तरीके से फ्लैजिला। ये कैसे सा लग रहा है दिखने में, देखो फनी सा लग रहा है ना काफी, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी होता है ना, जिसको जिसको इसकी हड्डियां ऐसे सूखी होती है, काइंड ऑफ स्केलेटन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर। क्या आप कह सकते हैं जैसे गोस्ट का मुंह होता है, हाँ भूतिया सा वैसे ही है ये, है ना, बुड्ढों का ऐसा मुंह होता है, बिल्कुल ऐसे खिंचका हुआ सा, वैसा इसका मुंह है, इसका नाम भी वैसा सही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन्स इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में रहता है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत बूढ़ा आदमी जो कि इंटेस्टाइन में रहता है, ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसका ये दूसरा नाम भी है। ठीक है, भूतिया मत लिख के आना इसको बेटा। ठीक है, यस, वैसे दिखता है शक्ल में ऐसे भूत जैसा। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, जियार्डियासिस, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एपिगैस्ट्रिक पेन। ये इंटेस्टाइन में रहता है और ये गैस्ट्रिक पेन कॉज करवाता है, खासकर कैसा गैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन। जियार्डियासिस में होता क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन। ये बहुत कॉमन है, मतलब
50 साल की जब एज हो जाएगी या 45 या 40-50 की एज में बहुत कॉमन लोगों के प्रॉब्लम आती है, तो उधर गैस हो गई है। और गैस जब प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी वजह से होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और ये एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है स्टमक से उपले हिस्से में, मतलब स्टमक से ऊपर जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो स्टमक का फंडस वाला जो रीजन होता है, उस जगह बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी होती है, बहुत पेनफुल होता है ये। इससे कभी-कभार हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी होती है एंड इट विल आल्सो लीड टू माइग्रेन और सर्वाइकल पेन इन एडल्ट्स। तो जो गैस जब सर पे चढ़ती है तो उनके अंदर ये बहुत कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, ग्रैंड ओल्ड मैन सिकनेस। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शक्ल उसकी बुढ़े की तरह है, ठीक है ना, इसलिए। तो आई थिंक आपको जीआरडी इंटेस्टाइनल लिस्ट भी समझ आ गया कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक लास्ट एग्जांपल हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एंड अभी तक हमने जो भी पढ़े ये सारे क्या थे, एंडोपैरासाइट्स थे, ठीक है ना, ये सारे हमारी बॉडी के एंडोपैरासाइट्स थे। एक एंडोसिम्बायोन्ट का एग्जांपल भी लेते हैं। सिम्बायोन्ट मतलब जो होस्ट की बॉडी में तो रहेगा बट उसको फायदा देगा होस्ट की बॉडी में रहने के, तो उसका एग्जांपल ही मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आएगा ट्राइकोनिम्फा, पेड़ है ये, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है ये गट ऑफ टर्माइट्स में होता है, गट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक, दीमक की गट में। और दीमक क्या है, कोई इंसेक्ट है, बताइए आपको, इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं दीमक। तो किसी भी इंसेक्ट के अंदर बेटा दीमक क्या करते हैं, लकड़ी खाते हैं। तो लकड़ी खाने के लिए बेटा सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि एनिमल्स की बॉडी कभी भी सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज से ही तो मतलब कि सेलुलोज डाइजेस्ट करेंगे। और कोई भी एनिमल जो है इंस्टेड ऑफ र्यूमिनेंट्स को छोड़ के कोई और इंसेक्ट या कोई और एनिमल जो है वो सेलुलोज सिक्रीट नहीं कर सकता, उसके अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं बनता। तो कैसे वो लकड़ी को डाइजेस्ट कर पाएंगे, with the help of ट्राइकोनिम्फा। अगर ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स की गट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसे बोलेंगे बीटा ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज। और ये प्लांट्स के सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। और जब सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाएगा तब फिर खुद ट्राइकोनिम्फा भी इसको यूज करेगा और टर्माइट को भी करेगा, तो डबल पार्टी, डबल मजे, ठीक है। तो इसको टर्माइट को कोई नुकसान नहीं हुआ ट्राइकोनिम्फा के अंदर आने से उसकी बॉडी में। तो ये क्या हो गया, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ दीमक, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा। तो ये हमारा फर्स्ट। अच्छा, ये एक और चीज आपने उनके बारे में सुना होगा, जो बर्ड्स होते हैं वुड रॉशर, वुड रॉशर जो लकड़ी के अंदर ऐसे अपनी बीक से ऐसे छेद करते हैं, है ना, देखा होगा आपने, छोटा बोल करता है। वुड रॉशर जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी जो है वो जब लकड़ी की पिगमेंट्स आती हैं उनकी बॉडी में भी जो है ट्राइकोनिम्फा होते हैं। ट्राइकोनिम्फा उनकी बॉडी के अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो वुड के डस्ट या पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, उनको वहां पर भी खाना मिलता है। तो सिर्फ सिर्फ टर्माइट्स की गट में ही होते हैं, वुड रॉशर्स जो है उनकी गट के अंदर भी होते हैं, वुड पैकर रॉशर भी बोलते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं। हमारी पहली क्लास जो है जू फ्लैजिलेटा वो खत्म हो गई। नेक्स्ट इज सार्कोडेना। सार्कोडेना में मैंने क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं, राइजोपोडा। राइजोपोडा के अंदर कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मैसेज करके बता दो फटाफट से, मैं लिख भी देती हूं यहाँ पे। सार्कोडेना, राइजोपोडा, कौन सा स्ट्रक्चर है उनके पास,
Pseudopodia, very good. They have pseudopodia. Sarcopodina कैसे organisms हैं? तो ये basically free living fresh water organisms हैं. Free living fresh water organisms. और fresh water organisms या फिर ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं. एंडोपैरासाइट्स के अंदर हम एग्जांपल याद करेंगे इसमें एंड अमीबा. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन कैसा होता है? फॉलो हुई अपनी सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को लेके जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का इनका होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से. एंड कंटेन सिंगल न्यूक्लियस. इनके अंदर भी आप कैसे न्यूक्लियस देखोगे? सिंगल न्यूक्लियस. चलिए इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. वेरी गुड. आगे इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ सार्कोडिना सूडोपोडिया कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे. सूडोपोडिया किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होगा? आप ही बताओ पहला तो एग्जांपल. जल्दी से बताओ पहला एग्जांपल क्या दूं मैं आपको मौका दे रही हूं एग्जांपल बताने का. मुझे सूडोपोडिया कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म मैसेज करो बच्चों. बुद्धू बच्चों. अमीबा. अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है. पढ़ा है आपने? अमीबा की बहुत स्पीशीज है. यहाँ पर हम अमीबा प्रोटियस को पढ़ेंगे. अमीबा प्रोटियस आपको पता है अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, तो हम इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं. ठीक है. अमीबा में बेसिकली सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा. अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा. इसके अंदर दो तरह के इसके अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं. साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं. मैं बना के दिखाती हूँ आपको. ये देखिए जो ये बाहर वाले हिस्से में जो साइटोप्लाज्म होगा इसे बोलेंगे एक्टोप्लाज्म. और अंदर वाले हिस्से में जो साइटोप्लाज्म होगा उसे बोलेंगे एंडोप्लाज्म. इस तरीके से. ठीक. आगे बात करते हैं. आपको पता है इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है. आपने कभी इनको माइक्रोस्कोप के नीचे यानी कि YouTube पे वीडियो देखी हो तो पैरामीशियम निकाला है. इनकी माइक्रोस्कोपिक वीडियो देखते हैं साइटोप्लाज्म आराम से मूव करता नजर आता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है इनमें. पैरामीशियम में भी, इसमें भी, सभी के अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप वीडियो देख सकते हो नेट पे. अच्छा नेक्स्ट. ये खाना खाता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. पर सूडोपोडिया बनते कैसे वो बात करनी है कि हाउ सूडोपोडिया फॉर्म. तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें फिर वो इनक्लोज कर देगा फूड को, वैक्यूल बना देगा, फिर डाइजेस्ट करेगा. बट फॉर्मेशन के लिए सूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए देयर आर सो मेनी थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो हाइलैंड की थ्योरी है. Hyman given the theory of pseudopodia formation. इसे बोलते हैं, इस थ्योरी को हम बोलते हैं सॉल जेल थ्योरी. सॉल जेल थ्योरी. सॉल जेल थ्योरी. अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि साइटोप्लाज्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. सॉल फॉर्म में और जेल फॉर्म में. सॉल मतलब सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में, और वो सॉलिडिफाई होकर जेल भी बन सकता है साइटोप्लाज्म. आई टेल यू ये कैसे होता है. चलिए मान लीजिए ये हमारा अमीबा है
और इधर इस साइड में अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनना है, इस सेक्शन में, इस साइड ऑफ इसका फूड पार्टिकल यहीं कहीं घूम रहा है, देखिए यहाँ पर इसका फूड पार्टिकल है, यहाँ इसने जो है अपने अंदर जो है वो सूडोपोडिया का फॉर्म करवाना है। तो होता क्या है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड है, बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉल्यूशन, वो सॉल्व फॉर्म। देखिएगा बेटा जरा, जो इसका इस साइड वाला साइटोप्लाज्म है वो बन जाएगा सॉल्व, लिक्विड। आप समझ रहे हैं इस चीज को मैं क्या बता रही हूँ? इस साइड हो जाएगा लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर हो जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का, क्योंकि जो जेल होगा वो हार्ड होगी, सॉल्यूशन फॉर्म होगी, तो वो थोड़ी सी लिक्विडिटी होगी, तो इसके अंदर इस तरीके से जिससे पानी के, ऐसे पानी आपने देखा होगा जब कभी समंदर का पानी आता है एकदम से लहरों की फॉर्म में, तो इस तरीके से वेव्स सी बनती हैं लैंड एरिया में, तो वैसे सॉल्यूशन फॉर्म में वैसे कन्वर्ट हो जाएगा और आगे की तरफ पुश कर देगा जेल को, जेल वाले साइटोप्लाज्म को इधर खुद इकट्ठा हो जाएगा सारा सॉल्यूशन और जेल को पास कर देगा आगे, जिससे अमीबा की एक्सटेंशन होगी। अमीबा क्या कर पाएगा? एक्सटेंशन कर पाएगा और उसको फोर्स मिलेगी, और फिर आगे क्या होगा बेटा, देखिएगा एक्सटेंशन के बाद सबसे पहले यहाँ पे सॉल था, सॉल ने आगे जेल को आगे कर दिया और जेल फिर से कप लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट होगी? सॉल के अंदर, सॉल के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में, और इस तरीके से वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, पानी की तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, और जैसे ही इसको एनक्लोज कर लेगी, अपने फूड पार्टिकल को एनक्लोज कर लेगी, सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन जो है वो जहां जो ये पार्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो सॉलिडिफाई होकर जेल बन जाएगा, जेल वाला सॉल बन जाएगा और सॉल वाला फिर से क्या बन जाएगा? जेल। ऐसे उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, एक बार जैसे ही कैप्चर हो गया, इसको सॉल जेल थ्योरी बोलते हैं। हाउ सूडोपोडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपको इतना डिस्कस नहीं करना है सब कि सॉल जेल थ्योरी क्या है, किसने की थी, ये मैंने इस आपको समझाया है कि आप लोगों ने आज तक सिर्फ पढ़ा होगा सूडोपोडिया के पीछे। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान था, तो इस एक्स्ट्रा ज्ञान को अगर आप अंदर समाना चाहते हो, अपने अंदर एब्सॉर्ब करना चाहते हो तो गुड, अदरवाइज ये अपने पार्ट में मैंने आपको जैसे समझा दिया कि सूडोपोडिया बनता कैसे है। आपको डिपेंड रखना है कि एग्जांपल ऑफ सार्कोडिना इज अमीबा प्रोटियस। चलिए आगे बात करते हैं। अभी मेरा तो भाई ऐसा है कि मैं तो इतना मन करता है कि आपको सब कुछ दिमाग में डाल दूं। देखो टाइम जब देखती हूँ घड़ी को लगता है ओ यार तो टाइम निकलने वाला है, तो जोलॉजी का या बॉटनी का जो भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करता है मैं इतना आपके दिमाग में इतना डाल दूं, इतना फिट कर दूं। क्लास में होते हैं रेगुलर बच्चे जो होते हैं, ड्रॉपर्स की जो बच्चे होते हैं, पूरा साल ड्रॉप करते हैं हमारे साथ, तो वो इस लेवल पे आए होते हैं, उनकी नॉलेज का लेवल जब वो निकलते तो कई फार 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 नॉलेजेबल लेवल से वो निकलते हैं, उनको इतना पता होता है सब कुछ, छोटी से छोटी चीजें भी जो है वो आराम से सॉल्व कर लेते हैं, उनसे कहीं भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि उन्हें पीछे का कंसेप्ट पता है, हर एक चीज पीछे का कंसेप्ट पता है। और मेरा मकसद क्या होता है, जब मैं पढ़ाती हूँ मेरे लिए क्रैश पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से क्योंकि मेरे को बताना बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैं आपको अगर डायरेक्ट बोलूं ना एग्जांपल याद कर लो, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको बात ना बताऊं, आप इस चीज को अभी तो सुन लोगे, अभी याद कर लोगे, पर अगले 2-3 दिन बाद आपके मेमोरी में ये भूल जाएगा आपको। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक उससे रिलेटेड कोई बात हमें पता ना हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज ना पता हो। हमें वही चीजें याद रहती हैं, जिंदगी के वही किस्से आपको याद होंगे जो आपके इंटरेस्टिंग होंगे। इंटरेस्टिंग मतलब किसी भी तरीके से, इन द बैड सेंस आल्सो, इन द गुड सेंस आल्सो। आप लोगों को अपने बचपन की कई बातें नहीं पता होंगी, बट आपके मदर फादर ने आपको, उनको भी आपकी कुछ बातें भूल चुके होंगे, कुछ बातें जो आपको बताते होंगे, बेटा सुनो तुम ऐसी शरारतें किया करते थे, तुम ऐसे थे वैसे थे, तुमको बताया गया और तुम्हें बताया गया, तुम्हें तो याद ही तुम्हारा बचपन, बट तुम कल को किसी को बताओगे कि मैं बचपन में ऐसा करता था, तेरी मम्मी बताती थी ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग किस्से थे,
उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको याद थी, इसलिए आपके वो परमानेंट मेमोरी का पार्ट। तो हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, हम तो जानते हैं ये चीजें कि हम कोई भी चीज लर्न नहीं करते। समझ गए ना कि हम लर्न कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, ये लर्न नहीं होता, शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है। और जब तक इससे रिलेटेड कोई चीज इंटरेस्टिंग याद ना कराई जाए तब तक ये आपको कभी भी परमानेंट याद हो नहीं सकती। इसलिए मेरे साथ जब मैं जब पढ़ाती हूँ, फिर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं 1 महीना लेती हूँ पूरे एनिमल किंगडम को खत्म करने के लिए, 1 महीना। और यहाँ हमारे को 7 या 8 दिनों के अंदर एनिमल किंगडम खत्म करना होता है हफ्ते के अंदर। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बड़ा कुछ बताऊं इंटरेस्टिंग आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे। चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। आप लोग कभी अगर ड्रॉप करते हैं फ्यूचर में, अगर नहीं है आप लोगों का अभी, अगर नहीं हो पाए, मैं चाहूंगी नहीं ऐसा हो जाए, अगर नहीं हो पाए किसी भी कारण, तो फिर हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो हर चीज याद करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बस बात होगी, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अमीबा। हमने पढ़ लिया, मैंने आपको इसमें एक और एग्जांपल बताया था, एंड अमीबा। एंड अमीबा इज अ एंडोपैरासाइट, ये हमारे को बीमारियां कॉज करवाता है। ठीक है ना, चलिए अमीबा का मिटाने जा रही हूं, एंड अमीबा लिखने जा रहे हैं। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, स्पीशीज याद करनी होती है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये कॉज करती है अमीबियासिस। इट कॉजेस अस अमीबियासिस या एमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबिक डायसेंट्री। और डायसेंट्री में क्या होता है बेटा, एक बार याद रख देना, ब्लड कम्स विद फीसिस। ठीक है, जब भी फीकल डिस्चार्ज निकलता है, स्टूल पास करते हैं, स्टूल के अंदर से खून निकलता है एमीबिक डायसेंट्री में। तो आप लोग इसको समझते होंगे, कब्ज हो जाती है, कब्ज होती है, बड़े लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको खून निकलता है जब वो वॉशरूम जाते हैं। वो पाइल्स डिफरेंट चीज है, वो हेमोरॉइड्स की वजह से होता है। खून निकलने का फीसिस में एक और कारण डायसेंट्री भी होता है, अमीबिक डायसेंट्री, यानी उनके इंटेस्टाइन में जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं, और एंडोपैरासाइट्स में उनके एंड अमीबा है, उनके कूलॉन के अंदर। कूलॉन में इंफेक्शन कॉज करता है। ये कैसे कॉज करता है वो भी आपको बताती हूँ, किस तरीके से ब्लड कॉज करवाता है हमारे ह्यूमंस के अंदर। तो एंड अमीबा अगेन कंटामिनेटेड वाटर किसी फूड सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, और जाने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन के किस पार्ट पे जाके अटैक करता है, कूलॉन में। कूलॉन आपको पता होगा, इस तरीके से इंटेस्टाइन होती है हमारी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, ये वाला जंक्शन। इसके बाद जो ये हिस्सा आता है, इसे बोलते हैं कूलॉन। इस जगह पर ये ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, एंडोपैरासाइट है। हाँ जी, कूलॉन में अल्सर हो जाएंगे। कूलॉन में जब अल्सर हो जाएगा तो पस फॉर्मेशन होगी, दर्द होगी कूलॉन में, और इवेंचुअली जब आपके फीसिस निकलेंगे इस जगह से, तो साथ में ब्लड भी निकलेगा, और ब्लड निकल के आएगा। ठीक है, एक तो ये होगा।
दूसरा, इसका एक और जरा बैड इम्पैक्ट सुनना, एक टाइम बाद क्या होगा, कूलोन की जो वॉल्स होगी उसमें छेदा छेदी हो जाएगी, इतना खा जाएंगे, इतना खा जाएंगे कि कूलोन की दीवारें खोखली कर देंगे, होल्स कॉज कर देंगे कूलोन के अंदर, और कूलोन से निकल के ये बाहर कोई हमारे पास जो ऊपर अपर पोर्शन में किडनीज प्रेजेंट है, किडनीज को अटैक करेंगे, ये हमारे यूरेथ्रा को अटैक करेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर को अटैक करेंगे और ऑर्गन्स को अटैक करेंगे और कूलोन में छेद कर देंगे। जरा सुनो, ये तो बड़ा मेजर वाला स्टेप है, इसमें तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बहुत गंदी बीमारी है ये, एनीमिक डायसेंट्री, ब्लड विद स्टूल्स। म्यूट हो गया, अरे बच्चों म्यूट है क्या? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? कोई चीज मिस तो नहीं होगी बीच में जब बता रही थी? हाँ, कोई चीज मिस तो नहीं करी आप लोगों ने? चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये कॉज करता है अमीबिएसिस या अमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब होता है स्टूल्स के जब पास करेंगे तो उसमें से खून निकलना, ब्लड विद स्टूल्स। ब्लड विद स्टूल्स होता कैसे है, ये हमारे कूलोन को इन्फेक्ट करता है। ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज से जुड़ती है इस पार्ट को बोलते हैं कूलोन। कूलोन में ये एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका अटैक करते हैं। मान लीजिए कूलोन की वॉल्स है, यहाँ एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये धीरे धीरे यहाँ पर अटैक करेंगे, ब्लड सक करेंगे हमारे कूलोन से, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ब्लड की सप्लाई होती है, ये खूब बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाएंगे फूल के कुछ टाइम बाद, लगेंगे खाते पीते घर के हैं, है ना, खाते पीते इंटेस्टाइन के हैं, खूब बड़े बड़े हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, ये आपकी जो ये वॉल्स हैं कूलोन की, इसमें कूलोन अल्सर कॉज कर देगी। यहाँ पे लिख भी देती हूँ अल्सर, अल्सर मतलब पस फॉर्मेशन एंड ब्लड डिस्चार्ज होगा इस पोर्शन से। कितना पेनफुल होगा जब आपको इंटेस्टाइन में पेन होगी है, ब्लड निकलेगा स्टूल के थ्रू, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते जब ये खूब बड़े हो जाएंगे और ये वॉल्स कमजोर हो जाएंगी तो भाई ये इसको छेद कर देगी, इस वॉल के अंदर आके कूलोन के अंदर होल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी दीवार पूरी खोखली हो जाएगी, और फिर तो ये मजे मजे के जैसे निकल के पास हो जाएंगे बाहर, बाहर पास हो जाएंगे तो किडनी को इफेक्ट कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा को, और कोई वाइटल बॉडी का पार्ट है उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं, उसके पास भी ये ब्लड सर्कल लेके जा सकते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, अभी समझ आया खतरनाक बीमारी के बारे में? साक्षी बेटा गुड। आप लोग ना पसीने छुपाए तो जब भी समझाना होता है एक कंसेप्ट आपको पढ़ाना होता है, आप लोगों को ध्यान से सुना करो। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर, है ना। अब है एंड अमीबा जिंजीवैलिस, अगला एग्जांपल पढ़ते हैं हिस्टोलाइटिका के अलावा। एंड अमीबा जिंजीवैलिस, कितने प्यारे प्यारे नाम होते हैं ना। एंड अमीबा जिंजीवैलिस, कि आप लोगों के साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता था, हम लोग भी बहुत परेशान होते थे जब हम +1 में ऐसे ऐसे नाम सुनते थे, हम लोग ये अमेज्ड रह जाते थे कि क्या नाम ले रही है टीचर, इसको और कोई नाम नहीं मिला, मतलब इतने गंदे गंदे नाम रखने होते हैं बैक्टीरिया के, याद नहीं होते थे शुरू शुरू में, बार बार प्रैक्टिस करके फिर टीचर्स हमारे को अच्छी अच्छी बातें बता देते थे, उसके कुछ फैक्ट्स बता देते थे, फिर हमारे दिमाग में वो चीजें कोरिलेट होती थी। तो आप लोगों को भी ऐसे कोरिलेशन से याद होंगे, नहीं है, ठीक है। एंड अमीबा जिंजीवैलिस ये कॉज करती है पायरिया की डिजीज, ब्यूपल कैविटी में पायरिया, पायरिया क्या होता है, गम्स, ब्लीडिंग गम्स, यस इट कॉजेस पायरिया।
क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होगी, गम्स में से खून निकलेगा, कुछ भी खाओगे तो दांतों में से जो है खून निकलेगा। तो ब्यूकल कैविटी में, ओरल कैविटी में ये जिंजिविलिस पायरिया कॉज करता है। आपने ऐड भी देखी होगी उसकी, पायरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की देते हैं, फिर आदमी कौन सा ब्रांड की आती है, कोई एप्पल खाते हैं बोलते हैं अच्छे से ब्लड निकला है, तो फिर वो अपने पर्टिकुलर टूथपेस्ट का ऐड देते हैं, वो कोई कौन है कोई टूथपेस्ट जो पायरिया करता है, तो देखे ना कोई ऐड में आता है ऐसे पायरिया एलिस, एंटमीबा जिंजिविलिस की वजह से होता है। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल हम याद करते हैं, इसको हम बोलते हैं टिलोमिक्सा। टिलोमिक्सा ये जायंट अमीबा है। जायंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें 100 से 1000 न्यूक्लियस हो सकते हैं, 100 to 1000 न्यूक्लियाई। ये सिंगल न्यूक्लियस वाले का एग्जांपल नहीं होगा, हमने इसमें पढ़ा था स्टार्टिंग में सिंगल न्यूक्लियस है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो अमीबा फिर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो बड़ा साइज का जायंट अमीबा है इसके अंदर। हाँ, सेंसोडाइन, ठीक है, जो सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ पायरिया को भी करता है ट्रीट। और बाकी तो लोकल ब्रांड है ही है, बाबा रामदेव का दंत कांति, कई लोग उसको पायरिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव जिंदाबाद। चलिए आगे बात करते हैं स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्लास इज स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ मतलब स्पोर की फॉर्म में होंगे और उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोरोजोआ के बारे में। बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है, बोर तो नहीं होना है आप लोग, हो रहे हो, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोर तो नहीं हो रहे हो, झूठ मत बोलना। मुझे तो लगता था कि बायो की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होती है, बोर नहीं होनी चाहिए, है ना। टिलोमिक्सा जायंट अमीबा होता है, बहुत बड़े साइज का अमीबा, उसमें 100 से 1000 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं 100 to 1000 न्यूक्लियाई। ठीक है जी, अरे मजा आ रहा है कुसुम, चलो अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो मजा आना चाहिए, है ना। बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को मजा आएगा। आप लोग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बोल जाते हो, नींद आना शुरू हो जाती है, वो सारी नींद आपकी बायो दूर कर देती है ना, अच्छी बात है ये चीज। चलिए, तो स्पोरोजोआ के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, तो आप इसे ना लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट। तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है तो क्या ये मूव नहीं करेंगे, ये मूव करते हैं। ये कैसे मूव करते हैं, दे मूव विद बेंडिंग ऑफ देयर बॉडी, बेंडिंग ऑफ देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी को बेंड करके मूव कर सकते हैं स्पोरोजोआ से। ठीक है, ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं, तो क्या एंडोपैरासाइट होंगे, एंडोपैरासाइट्स में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है दो केसेस में, सॉरी के केस में चाहिए, फ्रेश वाटर के केस में, ना ही मेरिन के फॉर्म में चाहिए, ना ही एंडोपैरासाइट के फॉर्म में चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, ओके। एंड रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली भी करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं, तो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन है इसमें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। एग्जांपल हम इसके अंदर 3 एग्जांपल लेंगे, प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस एंड अमेरिया। प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस अमेरिया। तो बेटा ये तीनों जो एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम आपको पता है इससे सबसे ज्यादा कॉमन है, ये कॉज करता है मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है आपको, और इसके 3-4 फॉर्म्स हैं, इसको हम अब कल लेंगे, ठीक है।
हमारे पास स्पोरोजुआ बचा है और हमारे पास लास्ट क्लास सिलिएटा बची है। इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। कल मैं आपका विद इन 5 मिनट से टॉपिक खत्म कर दूंगी क्योंकि लास्ट क्लास ही बची है इसके बाद सिलिएटा वाली। ठीक है, और मैं आपका 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बीच में एक ओरल बाइबल होगी जिसमें आपको अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर देना पड़ेगा। एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट फाइलम दैट इज पॉलीफेरा। आपको पॉलीफेरा सिलिंड्रेट इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना स्पोरोजुआ में लगता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके एग्जांपल ज्यादा होते हैं। ओके, तो समझ आ गया। चलते हैं बेटा, फिर आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। Goodbye to all.